नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी, जिनके साथ हम बात करेंगे उस मानसिकता की जिसने भारत का विभाजन कराया, एक पाकिस्तान बनवाया। आज भी एक मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हिंदू जो हैं वो मुस्लिम इलाकों में क्यों गए? प्रखर जी, ये जी, आपको 1946 की याद दिलाता है? ये 1946 के पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपकी पुस्तक आपने लिखी बिल्कुल। है वो 1946 के से लेके और 1948 तक के प्रकरणों पर है। जी, आपको 1946 की याद दिलाता है क्या ये प्रकरण कुछ? बिल्कुल मतलब वो जो कत्लेआम जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पे कलकत्ता में हुआ था, उस स्केल का नहीं था, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी जो है, वो करीब-करीब वही थी। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री, जो इतने साल से वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर उन्होंने पूरी विपक्ष के नेता के तौर पर भी राजनीति की है और उसके बाद भी वो अपने राज्य का इतिहास नहीं जानती हैं। और अपने राज्य के जो तथाकथित अल्पसंख्यक जिनको कहते हैं, उनकी मानसिकता को अगर नहीं समझती हैं, उनके इतिहास को नहीं समझती हैं, तो बड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि ममता बनर्जी का जो पूरा बयान था, वो बयान में ये कहती हैं कि चूंकि ये रमजान चल रहा है, तो इसलिए जो मुस्लिम हैं वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे और वो रोजे रखने में और अपना नमाज वगैरह में बिजी रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ममता बनर्जी को जो बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा है, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से कहा जाता है, जो 16 अगस्त 1948 को हुआ था। ये 16 अगस्त 1948 आप और मेरे लिए एक तारीख है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन जिन लोगों ने उस दिन दंगा किया था, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के समर्थकों ने, उनके लिए वो 16 अगस्त 1946 की तारीख नहीं थी। उनके लिए वो रमजान का 17वां रोज था। और ये मेरी जो पुस्तक है जिसपे आप आज चर्चा के लिए मुझे बुलाया है, ये हिराम इसका नाम है और गांधी हत्याकांड की प्रमाणिक पड़ताल है। और चूंकि मैं गांधी हत्याकांड की पड़ताल के दौरान उस वक्त देश काल स्थिति परिस्थिति क्या थी, इसका मैंने रिसर्च किया है, तो मैंने अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय का जो नाम रखा है, जो आज हमारी बातचीत का विषय है, वो ये है। अध्याय दूसरा है कलकत्ता, रमजान का 17वां दिन। तो रमजान के 17वें दिन में क्या होता है? ममता बनर्जी को यह मालूम होना चाहिए कि रमजान का 17वां दिन जो था वो 16 अगस्त 1946 को जो था वो उस समय रमजान चल रहे थे और 17वां दिन था। तो 17वां दिन बड़ा ही इस्लाम के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसी दिन जानबूझकर जिन्ना ने इस 17वें दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना था। और कलकत्ता में जो उस दिन पोस्टर और पैम्फलेट बांटे गए थे, पोस्टर जो चिपकाए गए थे, और यहाँ तक कि उनका जो मुखपत्र था मुस्लिम लीग का द डॉन, उसके भी फ्रंट पेज पर जो विज्ञापन छपा था, उसमें जो कंटेंट छपा था वो मैंने अपनी पुस्तक में लिया है। और ये मैं कंटेंट मैंने अपने मन से नहीं लिया है, ये कंटेंट को जस्टिस जीडी खोसला, जिन्होंने गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। जस्टिस खोसला के लिए बता दूं कि देश की आजादी के दौर में, बंटवारे के दौर में जो दंगे हुए थे, उसके लिए जो कमेटी बनी थी, उसके वो एक तरह से मुखिया थे और उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर पूरे दंगों का रिसर्च करने के बाद दी थी। और उसी रिपोर्ट में से उन्होंने ये पैम्फलेट निकाला जो ममता बनर्जी उनके समर्थकों को, इस देश के जो खुद को बौद्धिक कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, जो खुद को लिबरल समझते हैं, सेक्युलर समझते हैं, ऐसे लोगों को ये पैम्फलेट पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि 75 साल बाद भी, जो 7 दशक गुजरने के बाद भी मॉडस ऑपरेंडी कुछ लोगों की चेंज नहीं हुई है। तो 16 अगस्त 1946 को जो रमजान का 17वां दिन था, उस दिन जो पैम्फलेट छापे गए थे डायरेक्ट एक्शन डे को सफल बनाने के लिए, उसका हेडर था जिहाद के लिए अल्लाह से दुआ। फिर नीचे लिखा हुआ था, मुसलमान भाइयों, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि रमजान के पाक महीने में ही आसमान से कुरान उतरी थी। रमजान के 17वें दिन अल्लाह की नेमत से हमारे पैगंबर ने अपने 313 मुसलमान साथियों के साथ बद्र की लड़ाई में बहुत सारे काफिरों पर पहली जीत हासिल की थी। यह जिहाद का आगाज था। ये वही रमजान का महीना है जिसमें सिर्फ 10,000 मुसलमानों ने मक्का पर फतेह पाई और इस तरह से इस्लाम की हुकूमत की नींव डाली थी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी, उस समय एकीकृत भारत में 10 करोड़ मुसलमान होते थे, कि ये बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम हम बन चुके हैं। हम लोग अल्लाह के नाम पर उसी रमजान महीने में जिहाद शुरू करने जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल करें। हम हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करें और जिहाद के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। जो जन्नत जाने का अरमान रखते हैं, देखिए जन्नत का यहाँ उस दिन भी इस्तेमाल किया गया था,
जो जन्नत में जाने का अरमान रखते हैं वो आगे आए, जो सीधे हैं परेशान है वो आगे आए, जो चोर और गुंडे हैं, बदकिरदार है, बेनमाजी है, वो भी आगे आए, मतलब हर तरह का मुसलमान आगे आ जाए। जन्नत का चमकता हुआ दरवाजा आपके लिए खुल चुका है, हम सब हजारों की तादाद में उसमें दाखिल होंगे। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था, मुसलमानों सोचो फिर भी हम काफिरों के गुलाम क्यों हैं। ये पैम्फलेट, ये इस तरह के पोस्टर, इस तरह के विज्ञापन मुस्लिम लीग ने छपवाए थे, और रमजान का जो 7वां रोजा था उसका जो इस्तेमाल है वो कलकत्ता में दंगे फैलाने के लिए किया गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट ममता बनर्जी दे रही थी कि रमजान में तो मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ते हैं और वो सिर्फ रोजे रखते हैं और इस तरह की कोई उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो कोई हिंसा करेंगे, तो हमने देख लिया कि किनके हाथों में पत्थर थे। और ये एग्जाम्पल मैं इसकी दे रहा हूं कि ये सेम मॉडस ऑपरेंडी है। तो कहने का मतलब है कि इतने सालों बाद भी चीज नहीं बदली, क्योंकि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। और डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ था इसका पूरा विस्तार से वर्णन है कि जो ऑक्टोलोनी स्मारक था जहां पर ये बुलाया गया था, देखिए तारीख को अगर हम एनालिसिस किए, इसको मैंने कल ट्वीट भी किया था, परसों इस पर ट्वीट भी किया था कि ये 30 मार्च 2023 की तारीख थी, वो 16 अगस्त 1946 की तारीख थी। ये रमजान का 7वां दिन था, वो 17वां दिन था। जगह वो ऑक्टोलोनी स्मारक था कलकत्ता का, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जिस दिन हुआ था, जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, ये हावड़ा की गलियां थी। मुख्यमंत्री जो सोहरावर्दी था मुस्लिम लीग का 1946 में, और ममता बनर्जी 2023 में। लेकिन बदला कुछ नहीं, हुआ वही सब, स्केल जो है थोड़ा सा नीचे था क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी को समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी जैसे नेताओं को ये मालूम होना चाहिए कि वो जो लोग सोचते हैं या जिस सोच का वो दिखावा करते हैं, हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ, उसके बाद का इतिहास जो है वो ज्यादातर लोगों को मालूम है, संजय। जी, 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 वो तो पता है। उसके अलावा ये अकेला किस्सा नहीं है, क्योंकि जी। जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान का हम्म। महीना जो है वो शांति का महीना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमज़ान का महीना फ़तह का महीना है। क्यों है वो जी। फ़तह का महीना? क्योंकि रमज़ान में ही 20 रमज़ान, 17 रमज़ान को ग़ज़वा बदर होता है, जी। और 20 रमज़ान को ये है 630 एडी, जी। 20 रमज़ान को मक्का फ़तह होता है। जी। उसके अलावा इस्लामी इतिहास की बहुत सारी बड़ी जो बैटल्स हैं, वो रमज़ान में ही लड़ी गई हैं। ये मेरे बिल्कुल। पास एक लिस्ट है, जो 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट बैटल्स सबसे बड़ी हैं। बात तो बहुत पुरानी बात नहीं है, मिस्र ने जो हमला किया था इजराइल पर, वो भी उन्होंने रमजान के दिन को, रमजान के महीने को ही चुना था उस हमले के लिए भी। वो इसीलिए चुनते हैं क्योंकि रमज़ान का जी। महीना जो है वो फ़तह का महीना माना जाता बिल्कुल। है। ये जो लोग जो कहते हैं ना, जो वो ज़्यादातर जो है वो जो गैर मुसलमान जो होते हैं, हम्म। वही इस तरह की बात करते हैं। और जो इस तरह की बात करते हैं, तो मुसलमान जो हैं वो मुँह छुपा के हँसते हैं कि चलो एक और बेवकूफ़ आया इस तरह की बात करने वाला, तो ये चुपचाप रहेगा और हम अपना फ़तह जो है वो हम कायम कर लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बैटल जो कि इस्लाम के नबी के वक़्त ही हुई थी, वो है बैटल ऑफ तबूक, जो मुस्लिम आर्मी 30,000 की जो है वो बाइज़ेंटाइन आर्मी को लड़ने के लिए जी। गई थी, तो वो भी रमज़ान में ही गई थी। ये अलग बात है कि वो बैटल हुई नहीं, क्योंकि वो बाइज़ेंटाइन आर्मी जो थी उस वक़्त वहाँ पे पहुँची नहीं। उसके अलावा आगे भी आप ये देखिए कि ये है 658 हिजरी की बात है। मंगोलों के साथ में शुरू में जो लड़ाइयाँ होती हैं, बाद में तो खैर जी। 1252 में 1252 या 1258 में जो सीज ऑफ बगदाद होती है, उसमें तो कम्प्लीटली अब्बासिया जो होती है आपकी, वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। लेकिन मंगोलों के साथ एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई है, बैटल ऑफ आइन जलूत, वो होती है, और एक बैटल ऑफ हत्तिन होती है 583 हिजरी में, जी। जो कि जेरूसलम के लिए होती है। और जब जेरूसलम को ये कब्जा करते हैं, तो ये क्या मूर्खता की बात है जो कहते हैं कि साहब कि रमज़ान में जो है वो मुसलमान कुछ नहीं करते। रमज़ान में तो सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है। जिहाद का जो सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है, वो रमज़ान में ही मिलता है। 100 गुना मिलता है, ऐसा बहुत सारे फतवागीर कहते हैं। कुछ तो जो यही है। अब देखिए हम इतने जो इतने ज़्यादा नहीं है कुछ,
उसको कम भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंसेंसस है कि 100 गुना सवाब मिलता है, अगर आप जिहाद करते हैं रमज़ान में तो। अब जैसे हम लोग अभी तस्वीरें देख रहे थे, अभी हावड़ा से तस्वीर आई कि एक रिहायशी इलाकों में जहाँ पे हिंदू रहते थे, वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तस्वीर आई थी। अब ये तस्वीरें देखने के बाद भी मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी का एक चैनल में फोनो चल रहा था और एक देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जो टीवी पत्रकार है वो उनका फोन ले रहे फोन पर इंटरव्यू ले रहे थे, विजुअल वही चल रहे थे हिंसा के, वो साफ समझ में आ रहा था, कपड़ों से पहचाने जा रहे थे कि हिंसा कौन कर रहे हैं। और ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे रही थी कि रमजान में ये सब होता नहीं और ये सब जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है, और विजुअल चल रहे हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है पत्थर फेंकते हुए कौन दिखाई दे रहा है। मुझे हैरत की बात है कि उस तथाकथित बड़े पत्रकार ने ममता बनर्जी को तत्काल रोककर ये नहीं पूछा कि तस्वीरें तो किसी और बात की गवाही दे रही हैं। तो इन तस्वीरों को जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं, और जब हम जैसे अभी तस्वीरों को देखा हमने किस तरह से हिंदू रिहायशी इलाकों में हावड़ा के अंदर पत्थर फेंके गए, और जब हम इस तरह की कई और भी घटनाओं का जिक्र करते हैं, हम देखते हैं कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाया गया था किस तरह से पड़ोसियों ने जो है वो अपने कश्मीरी पंडितों के पते और कहाँ छुपे हुए हैं, किस जगह पर छुपे हुए हैं, कौन से मोहल्ले में छुपे हुए हैं, ये दिखा दिया था। जब मूवी के अंदर दिखाया गया तो कई लोगों ने बोला है तो मनगढ़ंत बातें है, कोई पड़ोसी ऐसा करता है कि नहीं करता है। तो जब मैं बंगाल के कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे का जब मैं रिसर्च कर रहा था और नेशनल आर्काइव और नेहरू मेमोरियल में जाके जब मैं रिपोर्ट्स और तमाम चीजें खंगाल रहा था, तो कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां मुझे मिली जो मुझे लगा कि जो कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया 1990 की शुरुआत की जो घटना या 89 के अंत की जो घटनाएं दिखाई गई हैं, जिसमें पड़ोसी दिखाए गए हैं कि किस तरह से मुस्लिम पड़ोसी ने जो अपने हिंदू पंडित का सब कुछ बता दिया था, तो ये डायरेक्ट एक्शन डे के दिन भी हो रहा था। और ये एक मैं आपको बता दूं, क्योंकि जानना, इतिहास को समझना और बंगाल के इस खूनी इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैं अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है, पेज नंबर 20 पर, जब मैं रिपोर्ट्स अंग्रेजों की पढ़ रहा था, तो अंग्रेज सरकार जो उस समय अंग्रेज सरकार थी और गवर्नर फ्रेडरिक बरोज थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी कि दंगे कैसे भड़के, उन दंगों में क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ डायरेक्ट एक्शन डे पे। तो इस रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ के मैं अंदर तक हिल गया, और मुझे ऐसा लगा, और कुछ दिन बाद जब मैं लिख रहा था, पुस्तक लिख रहा था, उसी दौरान में इसको जब मैंने देखा और करीब करीब यही दृश्य मैंने कश्मीर फाइल्स में देखा, तो मुझे लगा कि वर्ल्ड वाइड मॉडस ऑपरेंडी कुछ लोगों की सेम होती है। तो ये किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि एक कलकत्ता के एक भद्रलोक के एक बहुत जाना पहचाना नाम थे, वो थे रिटायर्ड जज वीके रॉय। तो उनका एक नाम था भद्रलोक, जो बंगाली में कहते हैं, उसमें वो एक चर्चित चेहरा थे, प्रसिद्ध नाम थे। तो वो एक मुस्लिम इलाके में रहते थे, और उनके जो मुस्लिम लीग जो उनके जो पड़ोसी थे, उनका नाम था मौलाना अकरम, जो बंगाल मुस्लिम लीग के प्रोविंशियल बंगाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते थे। तो जब माहौल बिगड़ने लगा और डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हो गई, तो मौलाना अकरम से बीके रॉय साहब ने कहा, जो रिटायर्ड जज थे, कि आप तो संभाल ही लेंगे क्योंकि मैं इलाका छोड़कर ना जाऊं। बोला नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी देखभाल करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे रहिए। बीके रॉय ने उनपे, मौलाना अकरम पे भरोसा किया और घर छोड़कर नहीं गया। और जब भीड़ ने उनको, मुस्लिमों की 500 लोगों की भीड़ ने जो घेर लिया, तो मैं अपने शब्दों में उसे नहीं बताऊंगा, मुझे वो अंग्रेज सरकार की जो रिपोर्ट थी जो दंगों के बाद तैयार हुई थी, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जो शब्दशः जो उसमें लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जज बीके राय का घर मौलाना अकरम, अध्यक्ष बंगाल मुस्लिम लीग के घर के ठीक सामने है। दोनों परिवारों के बीच दोस्ताना और मधुर संबंध थे। मौलाना अकरम ने रॉय परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था। जब 500 मुसलमानों की हथियारों से लैस भीड़ ने रॉय के घर पर हमला किया, तब मौलाना अकरम अपने घर की बालकनी में थे। रॉय परिवार ने मौलाना अकरम से मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह दंगाइयों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन्हें रोके, लेकिन मौलाना अकरम मुड़े और अपने घर के अंदर चले गए। दंगाइयों ने रिटायर्ड जज बीके रॉय के जवान बेटे एके रॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब यह हत्या हो रही थी, तब मौलाना अकरम अपने घर के अंदर ही थे। तो ये जो सोचते हैं तो फिल्मों में कहानी दिखा दी, ये तो कश्मीर फाइल में झूठा किस्सा है, तो ये अंग्रेज सरकार की रिपोर्ट डायरेक्ट एक्शन डे पर क्या कह रही है? तो इस तरह की चीजों को नकारने की जो आदत पड़ गई है, जो इतिहास में हमारे चल रही है और आज तक हम देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और यही मौलाना अकरम, जब बंटवारा हो गया तो उसके कुछ दिनों बाद पूर्वी पाकिस्तान चले गए, और जो बांग्लादेश जब बन गया 1971 में, तो वहां पर भी एक बड़े नेता बने। तो ये स्थितियां इस देश में हुई है डायरेक्ट एक्शन डे के दिन। और फिर भी अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री या राज्य का प्रशासन या उस राज्य के रहने वाले लोग अपने राज्य के इतिहास को नहीं समझते हैं, तो वो किसी दिवा स्वप्न की दुनिया में रह रहे हैं, सपनों की दुनिया में रह रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। जी संजय जी। देखिए, जो सबसे बड़ा उदाहरण होता है इस्लाम में, वो होता है सुन्नत। सुन्नत जी मतलब कि जो कुछ भी अल्लाह के नबी ने किया अपने जी जीवन काल में,
वो उसको सुन्नत कहा जाता है, जो भी किया, जो भी कहा। तो ये जो है, ये दोस्त बन के दगा देने वाली जो बात है, ये तो सुन्नत है। क्यों? क्योंकि एक काब बिन अशरफ का बड़ा प्रसिद्ध एक किस्सा है, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि ये वो कोई कवि था, तो वो कुछ मजाक उड़ाया करता था अल्लाह के नबी का। तो उन्होंने कहा कि इससे निजात मुझे कौन दिलाएगा? तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं दिलाऊंगा, और मैं इससे दोस्ती करके और फिर इसको मैं ख़त्म करूंगा। और उसने उससे दोस्ती की। ये शायद पहले से दोस्त था, मुझे एग्जैक्ट इस समय याद नहीं है, लेकिन उसने दोस्ती में और उसको जाके एक दिन रात को एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड उसको बाहर बुलाया। उसकी बीवी ने मना किया उसको कि पता नहीं मुझको कुछ ऐसी लग रही है, कि नहीं नहीं वो तो मेरा दोस्त है। और वो वहाँ गया और उसकी धोखे से हत्या कर दी। तो जो चीज़ आपके हदीस में आ गई, एज़ सुन्नत आ गई, तो वो तो सबके लिए अनुकरणीय है। ये कौन मूर्ख कहता है कि दोस्त जो है वो दोस्ती निभाएगा? साफ-साफ लिखा हुआ है कुरान पाक में, एक जगह नहीं 10 जगह लिखा हुआ है कि काफ़िरों से दोस्ती मत रखो, उनसे सख्ती से पेश आओ। 9.123 देख लें कुरान की, या आप 3.28 देख लें, 9.28 देख लें, सब जगह जगह-जगह ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि भई जो व्यक्ति जो है वो अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह में यकीन नहीं लाता, ईमान नहीं लाता, वो अल्लाह का दुश्मन है। जो अल्लाह का दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? ये तो कोई भी एलिमेंट्री थोड़ा बहुत भी जानता है इस्लामिक थियोलॉजी को, तो उसको ये मालूम होना चाहिए। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने तो इस्लाम में शायद एमफिल कर रखा है या कुछ इस तरह का कुछ कर रखा है। अच्छा, इसमें जब हम देखते हैं और हम जब इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात तो अभी हमने करी कि रमजान के 7वें रोज वहां पर जो है दंगा भड़काया गया, और वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम डायरेक्ट एक्शन डे पर होता है। और एक मॉडस ऑपरेंडी और है जो हम लगातार देख रहे हैं, हमारे सामने भी पिछले 5 साल 6 साल के पूरे रिकॉर्ड है, और उसके पहले भी मौजूद है, कि दंगा जो हमेशा है जब हिंदुओं की शोभा यात्रा कोई निकल रही होती है, किसी भी तरह का प्रोसेशन निकल रहा होता है, जब हमारा त्योहार होता है, होली होती है, रामनवमी होती है, चाहे वो हनुमान जयंती हो, वो दंगों की शुरुआत उस पर पत्थर फेंकने के साथ ही होती है। तो हमारे त्योहारों को, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने का भी इतिहास बंगाल के अंदर है। देखिए क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो दंगा हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं कि पहले दिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन भी हुआ, लेकिन 5वें दिन से बाजी पलट गई। क्योंकि बंगाल के अंदर गोपाल पाठा जैसे रणबांकुरे थे जिन्होंने पलटवार किया, और जब पलटवार किया तो मुस्लिम लीग के जो गुंडे थे उनको ये समझ में आ गया कि इस 80% हिंदू आबादी से हम पार नहीं पा सकते, और बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है प्रतिकार किया था। यहाँ तक कि खुद सरदार पटेल का एक बड़ा मशहूर पत्र ने जो राजा गोपालाचारी को लिखा था कि जिस तरह से, जिस संख्या में मुसलमान मारे गए हैं अब कलकत्ता में, तो उससे अब मुस्लिम लीग को ये सबक मिलेगा कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। पत्र है, और सरदार पटेल करेस्पॉन्डेंस के अंदर ये पत्र मौजूद है जिन्होंने राजगोपालाचारी को लिखा था। तो जब डायरेक्ट एक्शन डे एक तरह से फेल हो गया, चौथे 5वें दिन जो पलटवार हो गया, तो इन लोगों ने नोआखली को चुना। नोआखली आज बांग्लादेश में है, बंटवारे का पूर्वी पाकिस्तान चला गया था, वर्तमान बांग्लादेश के अंदर वो है। तो नोआखली के अंदर कलकत्ता से जस्ट उलट डेमोग्राफी थी, वहां पर सिर्फ 20% हिंदू थे, बहुत प्रभावशाली हिंदू थे, सारे जमींदार, अध्यापक, प्रोफेसर, सरकारी अधिकारी सब हिंदू थे, वकील हिंदू थे, और 80% मुस्लिम आबादी थी जो गरीब तबके की और उस तरह की आबादी थी। तो इन्होंने नोआखली को चुना। नोआखली की खासियत ये थी कि उसका जो ज्योग्राफी थी, उसका जो भूगोल था, वो ऐसा था कि वो वहां पर नदियों से घिरा हुआ एक टापू की तरह वो बन जाता था। और देखिए डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ? डायरेक्ट एक्शन डे हुआ 16 अगस्त को। 18-19 अगस्त के बाद हिंदुओं ने प्रतिकार किया। तो इंतजार किया गया, और इंतजार कब तक किया गया? जब तक कि नवरात्र नहीं आ गए। और नवरात्र के बाद एक कोजागरा का पूजा होती है, जिसमें लक्ष्मी की पूजा करते हैं बंगाल के लोग।
और बड़ा त्योहार है। उस दिन नोआखली के अंदर जो पीर गुलाम सरवर था, उसने वो दिन चुना जिसको कोजागरा का दिन कहते हैं, और मैंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। वो वो चिश्ती दिन सूफी चुना था उसने। वैसे, बाय द वे। वो हाँ, चिश्ती वो था, चिश्ती सूफी था। सूफी था, और खुद प्यारेलाल नैयर जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने सोहरावर्दी लिखा जो है था वो कि सोहरावर्दी सूफी था, ये सब सब काम। और बोले जो अपने मुकुल्ला वाला किया हाजियों और था पीरों के वो लिए जाना फारसी जाता, सूफी। नोआखली पूरे भारत में अपने हाजियों और पीरों की वजह से जाना जाता था। इतने हाजी थे वहां पर उस दौर में भी, और इतने पीर थे। तो वहां पर उसने कोजागरा का दिन चुना, और उस दिन उसने वहां के एक स्कूल में सभा बुलाई, और देखिए उसने जो भाषण दिया था वो मैं अपनी पुस्तक में दर्ज किया है। वो भाषण किस तरह से भड़काता है, और ये देखिए आज भी होता है। वो उसने भाषण में कहा कि भाइयों, जो सारा अच्छा चावल तुम उगाते हो उसे कौन खाता है? उसे हिंदू खाते हैं। भाइयों, जो मोटे केले उगाते हो उसे कौन खाता है? उसे हिंदू खाते हैं। भाइयों, जब हमारी औरतें बीमार पड़ती हैं तो उन्हें अपने हाथों से कौन टटोलता है? हिंदू डॉक्टर टटोलता है। भाइयों, हम मुसलमान पतले और कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें भरपेट खाना नहीं मिलता। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कहता है वो कि भाइयों, हिंदू आदमी मोटे और उनकी औरतें सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें सबसे अच्छा खाना मिलता है। इसलिए मैंने जो नोआखली पे चैप्टर लिखा है उसका नाम ही दिया है नोआखली, उनकी औरतें सुंदर होती हैं। तो ये सोचिए कि ना सिर्फ हिंदू अमीर है, इस बात को लेकर भड़काया गया, तुम्हारा शोषण हो रहा है ये भड़काया गया, और साथ में हिंदू औरतें सुंदर होती हैं, इस पर जोर देकर उसने अपना भाषण खत्म किया। और उसके बाद नोआखली में क्या हुआ, इतिहास की किताबों के अंदर दर्ज है, ये सरकारी रिपोर्टों के अंदर दर्ज है। ये खुद कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी, जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, जब वो नोआखली गए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया कि हिंदू महिलाएं जिनके लिए वो कहते थे कि हिंदुओं की औरतें सुंदर होती हैं, उन औरतों के साथ क्या किया गया, इसका जिक्र नोआखली के दंगों के अंदर मिलता है। छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया, उनकी शादियां जो है मौलवी मौलानाओं से 55-55 साल की कर दी गई। ऐसे ऐसे किस्से वहां पर देखने को मिले। तो ये सब जो बंगाल में होता रहा, ये बंगाल का इसी तरह का इतिहास है। और जो अपने इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, उनका हश्र क्या होता है, वो इतिहास में किस तौर पर दर्ज होते हैं, सारी ये हमें अपने अनुभवों से मालूम पड़ता है। जी संजय जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप यदि 1947 में आ जाएँ तो 1947 में भी जो रमज़ान था वो 19 जुलाई से शुरू होता है और दंगे जो हैं वो उसी के आस-पास शुरू होते हैं। बिल्कुल। वो पूरा जो महीना है जुलाई का, वो जो वेस्ट पाकिस्तान है, हम्म। उस वक़्त जो वेस्ट पंजाब था, वहाँ से हाँ शुरू हाँ। हुआ और यही बिल्कुल। उसका काल है। और कि सबसे पुराना दंगा जो वहाँ पर था वो अमृतसर का दंगा था। इसके ऊपर मैंने एक हाँ। पूरा आर्टिकल लिखा है, लोगों को ध्यान नहीं है जी। कि अमृतसर में सबसे बड़ा दंगा हुआ था उस समय। जो दंगे हुए थे वो वैसे तो रावलपिंडी और काहूटा वगैरह में सब में हुए थे, और एक बड़ा दंगा अमृतसर में हुआ था जो मार्च से ही शुरू हो गया था जी। और आपके रमज़ान के आखिर तक जारी रहा वो। वो जी। जाके शांत हुआ जाके अगस्त के पहले हफ्ते में, जब ये क्लियर हो गया कि अमृतसर तो छोड़ना पड़ेगा। हम्म। तो ये है वहाँ की स्थिति थी। बिल्कुल। और और लाहौर में आप आजकल जो लायलपुर है, जो आज फैसलाबाद है, हम्म। मुल्तान, पेशावर, इस समय इन्होंने दंगे शुरू कर दिए थे और अच्छा, रमज़ान के इसमें महीने में ही किए थे। बिल्कुल। अब इसमें ना मैं आपकी पुस्तक का जो मैंने जिक्र किया, जो आपने जिक्र छेड़ा, कि हमको लगता है कि अ, जो हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही थी वो सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान में हो रही थी, यहाँ तक कि भारत के अंदर भी जहां पर डोमिनेंस था, जो आपने अमृतसर की बात की, वहां भी हिंदू शिकार हुए। और इसका वर्णन जब मैं अपनी पुस्तक लिख रहा था, तो मैं जब नहीं, गोडसे के अमृतसर जो का दंगा जो है वो बराबरी पर चलता रहा लगातार। हाँ, बराबरी में चलता रहा, लेकिन ऐसे ही जिक्र मिलते वो हैं क्योंकि बराबरी ये पर चलता रहा, वहाँ पर और, हिंदुओं सिखों ने बराबरी का मुकाबला हाँ, किया। और आज वो डेमोग्राफी अमृतसर की देख के समझ में आ जाती है कि वो जी। दंगा किस तरह का प्रतिकार हिंदुओं ने वहां पर किया होगा और सिखों ने किया होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस वक्त भी किस तरह से दंगाइयों के साथ क्या मुस्लिम दंगाइयों को किस तरह की छूट नेहरू सरकार द्वारा मिली हुई थी, वो भी इसका भी जिक्र आता है। असल में गोडसे का एक साथी था मदन लाल पाहवा, जिसने पहली बार 20 जनवरी को गांधी की सभा में बम फोड़ा था, और सबसे पहले वही गिरफ्तार हुआ था। तो मदन लाल पाहवा की उम्र 20 साल थी, और वो मोंटेगुमरी जो एक जगह है पाकिस्तान की, वहां का रहने वाला था। और वो बड़ा ही लुटपिट कर भारत पहुंचा था, और जब उसके पीछे उसके पिता और उसकी चाची आ रहे थे, उसकी चाची, वो अनाथ था, उसकी माँ की बचपन में डेथ हो गई थी, तो उसकी चाची ने, राम प्यारी नाम था, उसी ने उनको उसको पाला पोसा था। तो वो बॉर्डर क्रॉस करने के पहले उसकी चाची की हत्या हो गई, पिता बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो मदन लाल जब पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया, और उसको गांधी की सभा में बम फेंका, गिरफ्तार हो गया, फिर बाद में 10 दिन बाद गांधी की हत्या हो जाती है।
तो पुलिस ने उसका जो बयान लिया था, उस बयान में उसने जो वर्णन किया था अपनी यात्रा का, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन भारत में जब वो पहुंच गया था, फजिल्का नाम की एक जगह जो आज भी भारत में है, भारत के हिस्से वो जगह आई थी, फजिल्का के अंदर वो सबसे पहले दाखिल हुआ, फजिल्का में उसने अपना पहला अपना मुकाम बनाया। तो जब उसने अदालत में भी ये बयान दिया है, जो लाल किले की अदालत में जब गोडसे पे केस चला, तो उसका भी उसका जिक्र किया है, क्योंकि हम अब आपने पंजाब का जिक्र छेड़ा, इसलिए सोचता हूँ बता दूं। तो उसने अपने मदन लाल पाहवा ने फिरोजपुर के पास जो फजिल्का, उसका जिक्र करते हुए अपने बयान में कहा है कि मैं जब फजिल्का पहुंचा तो वहां कर्फ्यू लगा हुआ था, जो भी कर्फ्यू को तोड़ता मद्रास रेजिमेंट के सैनिक उसे गोली मार देते। मैंने खुद अपनी आंखों से कई हिंदुओं को गोली का शिकार होते देखा था। मतलब भारत के पंजाब में हिंदुओं सिखों पर मद्रास रेजिमेंट गोली चला रही थी। यहां पंजाबी सैनिकों को इसलिए तैनात नहीं किया गया था क्योंकि सरकार को उन पर भरोसा नहीं था। तो देखिए आप, नेहरू सरकार कितनी चालाकी से काम कर रही थी कि पंजाब में पंजाब के सैनिकों को तैनात मत करो, वो अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, या हिंदू सिख पर गोली नहीं चलाएगा, तो मद्रास रेजिमेंट तैनात की गई। और आगे मदन लाल पाहवा ने मारा कि पंजाब रेजिमेंट पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए वो हिंदुओं को गोली मारेंगे, इसलिए उनके बदले यहां मद्रास रेजिमेंट को लाया गया। बाद में नेहरू ने इन सैनिकों की वीरता की तारीफ में कसीदे पढ़े। तो ये भारत के इलाके के पंजाब में भी हो रहा था, और ये सब वो महीने थे, वो रमजान के आसपास के दौर थे जिनमें ये सब दंगे हो रहे थे। ये उन्हीं दिनों की घटना का जिक्र यहाँ पे करता है। तो वो खुद मदन लाल पाहवा ने बताया है कि किस तरह से जो है फजिल्का के अंदर उसने खुद एक जगह पे लिखा है कि किस तरह से सरकार और पुलिस जो है उससे पैसेज देकर जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको ले जा रही थी। लेकिन जब हम लोग वहां से आए थे तो हमारे साथ बहुत लूटपाट हुई, बलात्कार हुए, महिलाओं के लूटा गया, मारा गया, बलात्कार हुए, ये सब किया। तो ये जो परिस्थितियां बन रही थी उस दौर में, इन्हीं परिस्थितियों से गांधी हत्याकांड की पृष्ठभूमि तैयार होती है। लेकिन यही दिक्कत है कि एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, एक बड़ी उसके बाद घटना हो जाती है, लेकिन हम अपनी घटनाओं से सबक नहीं सीखते हैं। जी संजय जी। जी, और अब जो दूसरी बात जो है, जो ये मुस्लिम इलाकों की बात है, तो ये मुस्लिम इलाके तो इन्होंने तब से बनाने शुरू कर दिए थे जब से मुगल बादशाहत कमजोर पड़ने लगी थी, तब से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। और दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। दंगे जो है वो 19वीं सदी में ही आरंभ हो चुके थे, और उसके पहले जो जुल्म सितम ढाए जाते थे जब मुगल बादशाहत थी, उसकी तो बात अलग है, वो चैप्टर ही अलग है। और ये दंगे सुव्यवस्थित रूप से तो एक तरह से सैयद अहमद खान के आने के बाद में 1883 से ये आरंभ हुए। और संघ के एक बड़े प्रमुख जो मैं कहूँगा कि मनीषी थे, एच.वी. शेषाद्री जी, उन्होंने एक बड़ी सरकार है वो बड़ी अच्छी पुस्तक जो लिखी है उन्होंने, ये और भारत बंटवारे में टूट लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है वो, गया, और देश बट गया। और देश दर्शकों को पढ़ना चाहिए और उसको। भारत टूट गया, शायद ये नाम है उसका हिंदी और में। देश बट गया, हिंदी ट्रांसलेशन उसका है, और देश बट गया। जी हाँ, जी हाँ। अमेज़न पे उपलब्ध है, आसानी से मिलती है। मैं हर दर्शक से कहना चाहूंगा, इसको पढ़ने लिखने में रुचि है, उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने जो मॉडस ऑपरेंडी डिस्क्राइब किया है इनका, जी कि ये किस तरह से ऑपरेट करते थे, जो वो आज भी वैसा का वैसा है। वो क्या मॉडस ऑपरेंडी था, एक मिनट में उसको खोल ही लेता हूँ। मेरे सामने ये है, एक किंडल पे अवेलेबल है, तो मैं उसको खोल ही लेता हूँ। मैंने अपनी अपनी स्वयं की पुस्तक में मेरे उसको पास उद्धृत किया हार्ड है, कॉपी भी है। अनब्रेकिंग इंडिया में। मैं मैंने अनब्रेकिंग इंडिया में उसको उद्धृत किया है, तो मैं जी उद्धरण से निकाल लेता हूँ, इसमें आपको हाँ खोजने में हो सकता है परेशानी आए। जी तो उसमें इतना सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई देयर वाज, एक तो उसमें जो था वो मुस्लिम बिहेवियर था। हम्म उन्होंने कहा है कि टू वे बिहेवियर था। ये है कि टू बिहेवियर पैटर्न, जी कहते हैं कि there was one Muslim behavior pattern and there was one national behavior pattern which collaborated closely for years हम्म and precipitated partition in the final round. The Muslim behavior pattern was characterized by acrimony, यानी कलेश, accusation, आरोप,
कंप्लेंट्स, शिकायतबाजी, डिमांड्स, मांगे हाँ, खत्म ना होने और वाली पिपासा। बेहूदी मांगे, बेसिकली हाँ, बेहूदी मांगे। बिल्कुल। फिर डिनंसिएशंस, हम्म। आप जो है वो फिर आप दूसरे को आप भर्त्सना करते हैं, भर्त्सना। और फिर लास्ट राउंड में दंगे, सड़कों पर दंगे। ये पैटर्न तो वेल एस्टैब्लिश्ड है। बिल्कुल। और दंगों के परिणाम में यदि हावी हो जाते हैं तो अल्लाह हम्म। अकबर, और यदि पिट जाते हैं तो विक्टिम कार्ड। दोनों विक्टिम कार्ड तरफ से देखिए ना, विक्टिम कार्ड। जो अशराफिया मुल्ला मौलाना जो है, एएमएम क्लास जिसको मैं अरे बोलता हूँ, उसकी तो दंगों की भी दोनों हाथों से खासियत है। चांदी थी, दोनों हाथों में उसके लड्डू थे। बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज संजय जी आप नोट दंगे कीजिए, भड़का इनका के दंगों में भी ये अपने लाभ के हिसाब से पिक एंड चूज करते हैं दंगों को भी। देखिए जैसे जो मुरादाबाद का दंगा हुआ था, जिसमें ईद के दिन जो फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें कई दर्जनों मुस्लिम मारे गए थे, तो उस दंगे का कभी जिक्र नहीं करते। जबकि सोचिए कितना आपका सबसे मुख्य त्योहार जिस दिन है, उस दिन उस पर फायरिंग कर दी जाती है आपके धार्मिक स्थल पे, और लोग मारे जाते हैं, उसका जिक्र नहीं करेंगे। कभी नीली के दंगे का जिक्र नहीं करेंगे, भागलपुर के दंगे भूल चुके, मेरठ के दंगे का जिक्र नहीं करेंगे, ये जानबूझ के गुजरात के दंगों का जिक्र करेंगे, क्योंकि वहां से ये विक्टिम कार्ड खेलना आसान होता है, और जो जिस सिस्टम से इनकी लड़ाई, उस सिस्टम को ये चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो ये इतनी चालाकी जो मुस्लिम नेतृत्व है उसके अंदर है कि वो दंगों का इस्तेमाल भी अपने लाभ के लिए करती है। मतलब जहां पे सही में वो कई जगहों पे जहां विक्टिम लगते हैं उसको भी भूल जाते हैं, भिवंडी के दंगे भी भूल जाते हैं, लेकिन कहां यूज करेंगे, जो गोधरा से शुरू हुए थे, और गोधरा को उसमें से हटा देंगे। तो ये दंगों का खेल खेलना, तो दंगों का इस्तेमाल कैसे करना है और भारत को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना है, ये करते हैं। और किस तरह से इसका अपना फायदा उठाया जाए, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा रहा है, इनके नेतृत्व का। तो इसलिए ये जो मुस्लिम इलाकों वाली बात है, ये तो जी। सदैव से ये करते रहे हैं, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। मस्जिदों को एक चौकी की तरह एस्टेब्लिश करना, ये भी इस रणनीति का एक हिस्सा रहा है, और ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है, कोई मैं अपने हाँ। मन से नहीं बना रहा। जो भी जिन लोगों ने भी दंगों पर किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उन सबने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति है, लेकिन उसको भारत में लोग अब समझने लगे। वो कांग्रेस के कारण, क्योंकि कांग्रेस का जो नेशनल बिहेवियर पैटर्न था, जिसको भी शेषाद्री जी ने डिस्क्राइब किया, वो भी मेरे ख्याल से हमें देख लेना चाहिए वो क्या था। कि एक तरफ तो इनका आपने देख लिया बिहेवियर पैटर्न, कि वो किस तरह से कलेश करके और फिर आरोप लगा के फिर वो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है, डॉक्टर एच.वी. शेषाद्री जी ने भी लिखा है अपनी पुस्तक में, कि जो मांगों के सामने बार बार झुकते थे, ये उसी की हाँ, तो परिणति बात के वो अंदर मैं है। वो पढ़ देता हूँ जो उन्होंने जी। जो स्टेप्स बताए, उनके स्टेप्स बता दिए पहले तो, हम्म। जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको। अब इनके स्टेप्स क्या है? एक्विसेंस मतलब मैं मौन स्वीकृति, हम्म। फिर एसेंट यानी स्वीकारोक्ति। हम्म। उनकी जो बातें आ रही हैं, उसमें पहले मौन स्वीकृति, फिर स्वीकारोक्ति, उसके बाद कैजुअलरी मतलब मान मनोबल, मान मनोबल के बाद फिर कंसेशंस। हम्म। ये पूरा पैटर्न है। हम्म। कंसेशंस के बाद कॉवर्डिस, कायरता, फिर सेल्फ रिप्रोच, यानी आप जो है अपना जो है आत्मभर्त्सना कह लीजिए, सेल्फ रिप्रोच को, हाँ। और फिर सरेंडर, हम्म। आत्मसमर्पण। जो मुस्लिम एरिया बनाने की बात जो कह रहे हैं, मुस्लिम एरिया की जो समस्या थी, ये कांग्रेस में सबसे पहले सरदार पटेल पहचान गए थे, जिसपे हमने अभी क्योंकि बहुत बड़ा विषय, क्योंकि पूरे भारत में जब प्रोसेसर निकल रहे थे, शोभा यात्राएं निकल रही थी, तो यही मुस्लिम नेतृत्व जो मुसलमानों के समर्थक हैं और जो खाद पानी देते हैं मुसलमानों को, जो लिबरल्स हैं और जो सेक्युलर खुद को कहते हैं, खुद को बड़ा धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, जो लोग, वो बार बार ये कह रहे थे कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा क्यों निकलना चाहिए, मुस्लिम इलाके। तो मुस्लिम इलाके आए कहां से, इसका भी जो पैटर्न है, इसको अगर ये भी नेहरू चाहते थे। मैंने पुस्तक में मैंने एक अध्याय लिखा है, नवा अध्याय, उसका है नेहरू का मुस्लिम बचाओ आंदोलन। तो आजादी के बाद नेहरू ने मुस्लिम बचाओ आंदोलन चलाया था, और इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा तरीका जो करना चाहते थे, और बाद में फिर वो करते भी रहे,
उन्होंने दिल्ली में मुस्लिम कॉलोनी बनाने का एक प्लान बनाया था। तो क्या हुआ था कि अगर हम दिल्ली में जो उस दौर में दंगे हुए थे, तो उसमें जो हिंदू इलाकों के अंदर जो मुसलमान रहते थे, क्योंकि पहले दिल्ली में मिली-जुली आबादी रहती थी। तो दिल्ली में जो मुस्लिम इलाके थे, जहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, जो हिंदू इलाके थे, वहाँ के मुसलमान डर से अपना घर छोड़कर कैंपों में रहने चले गए। और वहीं कुछ मुस्लिम इलाकों के जो लोग थे जिन्हें पाकिस्तान जाना पसंद था, वो अपने पाकिस्तान चले गए थे। तो चूंकि नियम के मुताबिक जो घर खाली हुए थे मुस्लिमों को, जो एक तरह से नियम आपसी सहमति से भारत और पाकिस्तान ने बनाया था कि वहां से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों को वो घर दे दिए जाएंगे जो मुस्लिमों ने खाली करे, जो पाकिस्तान चले गए, और जो उन्होंने घर खाली किए थे हिंदू सिखों ने पाकिस्तान में, वो घर मुसलमानों के दिए जाए। ये एक आपसी सहमति से काम हो रहा था। तो मुसलमानों के घर हिंदुओं को देना जब सरदार पटेल ने उसकी कोशिश की, तो नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, ये घर जो है, जो मुसलमानों ने घर खाली किए, ये हिंदुओं को ना दिए जाए, हमको मुसलमानों को ही, जो और मुसलमान जो हिंदू इलाके में रहते हैं उनको इधर बसा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको तथ्यों के साथ बता देता हूँ। नेहरू ने 21 नवंबर 1947 को सरदार पटेल को इस मांग के साथ एक पत्र लिखा। उस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि गैर मुस्लिम क्षेत्रों में बहुत कम मुसलमानों को मकान या सुरक्षा मिल सकती है। हमें अगर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है तो मुस्लिम बहुल मोहल्लों में मुसलमानों के खाली पड़े मकान और गैर मुस्लिमों को नहीं दिए जाए। मतलब जो मुसलमानों के खाली पड़े मकान है वो गैर मुस्लिमों को नहीं दिए जाए। मुझे पता चला है कि कुछ सिखों ने मुस्लिम मोहल्लों के मकान पर कब्जा कर लिया है, इससे वहां परेशानी खड़ी हो गई है और वहां के बाकी मुसलमान अपना मकान छोड़ रहे हैं। ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और मुसलमानों के मकान अन्य लोगों को न दिए जाए। मतलब जो मुस्लिम बस्तियों में थोड़ी बहुत भी हिंदू आबादी है उसको भी हटा दिया जाए और पूरी तरह से मुस्लिम पॉकेट बनाया जाए। तो लेकिन सरदार पटेल की सोच ये नहीं थी, वो बहुत दूरदृष्टि थी। वो चीन की समस्या भी बहुत पहले भाप गए थे, वो एक एक चीज पहचान जाते थे। तो उन्होंने बिना देर किए 21 नवंबर को उन्हें लेटर प्राप्त हुआ, 22 नवंबर को ही उन्होंने 1947 को नेहरू को जवाब दे दिया। और जवाब में वो सरदार पटेल जो लिखते हैं उसमें उनकी दूरदृष्टि हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। वो लिखते हैं सरदार पटेल नेहरू को पत्र में कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है। दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे बल्कि टकराव और बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिम ऐसी स्थिति खड़ी कर सकते हैं कि जिसके कारण मुस्लिम लोग अपना इलाका छोड़ने को मजबूर हो जाए। मतलब किसी मुस्लिम मोहल्ले में 2-3 हिंदू शरणार्थी ऐसे बस भी जाते हैं तो वैसी स्थितियां नहीं बना सकते कि कोई मुसलमान घर छोड़ के चले जाए। तो ये आपका जो आप दावा कर रहे हो नेहरू जी, वो झूठा है, एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि हाँ, अगर कुछ अराजक तत्व हैं तो हम उनको हटाकर इलाकों में सुरक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सरदार पटेल ने साफ मना कर दिया कि दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम पॉकेट नहीं बनाना है हमको, देश की राजधानी है, इसमें मुस्लिम पॉकेट हमें नहीं बनाना है। लेकिन सरदार पटेल बहुत ज्यादा जीवित नहीं रहे और कालांतर में जाकर मुस्लिम पॉकेट बन गए, जो आज भी मौजूद है। अब जो सरदार पटेल ने जो सोचा था, जो उनकी दूरदृष्टि थी, उसका असर हमें कब देखने को मिला? 2020 में हमने देखा कि किस तरह से जो शाहीन बाग का इलाका था या अन्य इलाके थे जहां पे छोटे छोटे जो मुस्लिम पॉकेट थे, इन्हीं जगहों से दिल्ली को बंधक बनाया गया। शाहीन बाग क्या था? वही तो था, मुस्लिम पॉकेट ही तो था। तो जो चीज 2020 में हुई, पूरे देश की राजधानी को जब एक अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा, उसको दंगे की आग में शाहीन बाग की औरतों ने झोंक दिया, पूरे दिल्ली शहर को, पूरे देश की राजधानी को दंगों में झोंक दिया इन लोगों ने, पूरे शहर का माहौल बिगाड़ के, जिसमें 49 लोग मारे गए। तो ये दंगे क्या अगर नहीं होता, अगर मुस्लिम पॉकेट नहीं होते, तो सरदार पटेल की 1947 नवंबर में 22 नवंबर को समझाते हैं कि देखो मुस्लिम पॉकेट मत बनाओ, इससे समस्या का हल नहीं होगा, समस्या और बढ़ जाएगी। और नेहरू कालांतर में इस बात को नहीं मानते, मुस्लिम पॉकेट बन जाते, उसका हश्र क्या होता। अगर हम बड़े पैमाने पे बात करें तो ये जो दंगे हो रहे हैं, जो नोआखली पैटर्न था कि जहां पर हिंदू कम हो मुस्लिम ज्यादा हो, तो वो हम अभी आज भी देखते हैं पैटर्न, वो होता है ना। ससाराम में क्या हुआ, बिहार शरीफ में क्या हुआ, नालंदा में क्या हुआ, या अन्य इलाकों के अंदर क्या होता है, या हावड़ा में क्या हुआ। तो ये जो आपने मुस्लिम पॉकेट बनने दिए हैं, यही समस्या की असली जड़ है। और फिर आज हम कहते हैं, आज हमारे नेता कुछ कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम पॉकेट है, मुस्लिम एरिया है, इससे शोभा यात्रा नहीं निकलना चाहिए। भाई किसी के इलाके से शोभा यात्रा निकल रही है तो किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए। अभी एक खरगोन का वीडियो है, 2-3 साल पुराना वीडियो है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, खरगोन निमाड़ में आती है। वहां एक मंदिर के सामने मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, उसमें भयंकर एक तरह से प्रोवोक करने वाले गीत बजाए जा रहे हैं, काटने मारने की उन गीतों के अंदर बात की जा रही है, लेकिन किसी मंदिर से पथराव नहीं हुआ। तो ये क्या मानसिकता है कि हमारे इलाके से कोई जुलूस निकलेगा तो हम पत्थर फेंकेंगे, शोभा यात्रा निकलेगी तो पत्थर फेंकेंगे। तो ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। लेकिन ये मुस्लिम पॉकेट के नाम से अब ये हो रहा है कि भाई ये देश है, सभी का है, पूरा देश ही हिंदू मोहल्ला है, अगर ये बात की ये जाए।
ये क्या है कि मेरे मोहल्ले से, नहीं तो उस तरह की बात होगी तो मेरे मोहल्ले में कदम नहीं रखोगे तो गुंडा ही हो गई। उत्तर प्रदेश में सारे मोहल्लों से निकल रहे हैं और सब जगह जो है वो मुल्ला मौलाना आके स्वागत कर रहे हैं। मालूम है ना, बुलडोजर भी आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, भगवान बाबा जी राम का विराज। वहाँ स्वागत हो रहा है सब स्थानों पर। इतने सारे आज फोटो वगैरह आ गए हैं भाई। और अभी मैं देख रहा हूँ कि रामनवमी तो निकल चुकी, अब बंगाल में रिश्रा जो है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी दंगा शुरू हो चुका है और वही पैटर्न है, वो मुसलमान अटैक कर रहे हैं और वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो ना तो वेस्ट बंगाल पुलिस को दिखाई पड़ेगा, वो है साथ में है। मीडिया जाती है वहां पे बंगाल में कि उसके साथ भी गलत होता है, उस पर पथराव शुरू कर देते हैं। कल मेरे एक पत्रकार साथी पर हमला हुआ, 2 पत्रकार साथी, जिसमें से एक तो मेरे बहुत करीबी मित्र है, वो उनके पीछे पत्थर लिए, किस्मत से वो बच गए। एक और मेरे पूर्व साथी रह चुके हैं कुंदन, उनके ऊपर हमला हुआ, वो तो घायल हो गए। तो मीडिया पर भी हमला करते हैं ना, फिर भी मीडिया आज की तारीख में जाता है, दिखाने की कोशिश करता है। एक जमाने में तो वो भी नहीं हुआ बंगाल के अंदर, जब कम्युनिस्टों का राज था। हाँ, तो कम वो से कम मरीज मीडिया जाति जाके वाला वहां जो की है, आवाज तो उठा 10,000 रहा लोग मार दिए गए उस समय। मैं कलकत्ता में था, पढ़ रहा था, मुझे पता ही है। नहीं चला। वहाँ के जितने भी पेपर्स थे, अंग्रेजी के 2 पेपर्स हुआ करते थे, स्टेट्समैन और टेलीग्राफ, दोनों में कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चला। ये वही तरीका है। तो दर्शकों, आप ये समझ लें कि ये जो पैटर्न है, ये सारा का सारा पैटर्न वही है जो विभाजन के समय अपनाया जाता था और उसका जो उत्तर है वो भी हम जानते हैं कैसे होना चाहिए, जो सरदार पटेल ने किया, जो इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, यही इसका उपचार है। और दूसरे, मैं बिहार का उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि बिहार में जो सासाराम में दंगा हुआ, तो सासाराम दंगा में आरंभ किया मुस्लिम पक्ष ने, बाद में हिंदू जब भारी पड़ने लगे तो पुलिस पहुंच गई मुसलमानों को बचाने। नालंदा में बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न हुआ। पहले जब अटैक हुआ और वापस जब हिंदू भारी पड़ने लगे तो पुलिस ने उनके घरों में घुस के 14-14, 15-15 साल के बच्चों को अरेस्ट कर लिया। और नालंदा जो हमारे श्री श्री नीतीश कुमार जी की कर्मस्थली है, और मैंने अभी बात की थी वहां पर। अभी तक बख्तियार खिलजी के नाम को नहीं बदल सकते वो तो नालंदा में बदल जो ही नहीं सकते। बख्तियार तो उनका जो है वो सौतेला बाप था शायद। ये वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो। और वो देखिए तस्वीरें आ रही हैं, मतलब ये यही बात होती है ना कि कोई पत्रकार आवाज उठाता है, उसको आप जेल में बंद कर देते हो, फिर आप उसको तमिलनाडु तक भेजते हो। ठीक है, जो बड़े मीडिया संस्थान है जिन्होंने वो खबरें छापी, दैनिक भास्कर जैसे, उनके खिलाफ कोई एक्शन उस तरह का होता नहीं है। भाई एक देश के सबसे बड़े अखबार जो दावा करता है भास्कर, उसमें खबर छपी, वो यूट्यूब में अपना चैनल चलाते हैं, मनीष जो भी करते हैं, उन्होंने उस खबर के आधार पे वीडियो बनाए, आपने उनका क्या हश्र कर रखा है, किस तरह की स्थिति कर रखी है। अभी मैं कल वीडियो देख रहा था कि सासाराम के वो वीडियो थे कि कैसे हिंदू जो है वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं, वो अपने, और ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने वो वीडियो बना के अपने वेबसाइट और अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया है कि बकायदा अपने गाड़ियों के अंदर, ठेलों के अंदर अपना सामान ले लेके जा रहे हैं। मतलब 1947 के दृश्य, मतलब मैं कह नहीं रहा कि उसका स्केल इतना बड़ा है, लेकिन अगर आज 1947 में जो हुआ था उसका अगर 0.00001% भी अगर इस देश में हो रहा है, तो ये कितना शर्मनाक है एक सरकार, राज्य सरकार के लिए और सभी के लिए, कि आज भी अगर हिंदू, एक जो इस देश का बहुसंख्यक है, उसको अपना एक इलाका छोड़ना पड़ता है। मैं देख रहा था एक 15-16 साल की बच्ची को एक इंटरव्यू दे रही थी एक मीडिया हाउस को, और बता रही थी कि हम डर है, हम क्या करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, लोग तो हमारे घर में घुस जाएंगे तो हमारे बचाने कौन आएगा। और वो अपना घर खाली कर रही थी, बोला हम गाँव चले जाएंगे। बोला वापस आओगे क्या आप? तो उस बच्ची बोलती है कि नहीं, वो हम अगर हालात सुधर गए तो शायद हम वापस आ जाएंगे, नहीं तो हम गाँव में ही रहेंगे। तो ये 2023 में हो रहा है। अगर 1947 की एक छोटी सी तस्वीर भी अगर दोहराई जा रही है इस देश के अंदर कि हिंदू को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि हम 70 साल में 2.5 कोस ही चले हैं क्या। मतलब जो रावलपिंडी या लाहौर या कराची में हुआ था, चलो वो तो समझ में आता है, ये सासाराम में क्यों हो रहा। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि एक बड़ी तादाद हिंदुओं की घर छोड़ दिया, लेकिन अगर एक परिवार को भी छोड़कर जाना पड़ रहा है, 2, 5, 10 परिवार को भी छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो क्यों जाना पड़ रहा है।
क्या प्रशासन की स्थिति ये है कि आज एक हिंदू को अपना घर अपने देश में छोड़ना पड़े? तो अब इस पर बात करेंगे, कोई बात खुलकर करना चाहेगा तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। समस्या यहां पर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आज का हम विचार विमर्श यहीं पर समाप्त करेंगे। जी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट भी करें। प्रखर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जय बहुत हिंद, धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम। मातरम।